Hello student, welcome back to this channel. This is Hardeep sir, you are watching Gyan Sagar Study Point. In the last session we were talking about article. Article is the important topic of English grammar. I have uploaded many videos regarding article. If you are new at my channel, you can watch this video from the playlist. Today we will start with a new topic that is also important for board class student as well as for the non-board classes. Let's get started. Figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और फिगर ऑफ स्पीच का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? फिगर ऑफ स्पीच को अगर हम हिंदी में बात करें तो अलंकार होता है. अलंकार. अलंकार क्या है? अलंकार जैसे कि किसी भी अलंकार को आभूषण कहते हैं. आभूषण किसी भी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो आभूषण होते हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं. इसी तरह से हम किसी भी लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं. और हिंदी में हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती है तो फिर हमारे फिगर ऑफ स्पीच, उनका नाम फिगर ऑफ स्पीच होता है. तो हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करके लैंग्वेज को, अपने शब्दों को, बोलने वाले शब्दों को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, अपनी भाषा को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उसका फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं. फिगर ऑफ स्पीच को अगर लिटरली हम डिफाइन करें तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फिगर ऑफ स्पीच is a word or phrases. फ्रेज हैं. फिगर ऑफ स्पीच इज ए वर्ड और फ्रेज that has a meaning, जिसका कोई मतलब होता है, मीनिंग होता है. फिगर ऑफ स्पीच इज ए फ्रेज और वर्ड दैट हैज ए मीनिंग, जिसको कोई मीनिंग होता है. समथिंग डिफरेंट देन इट्स लिटरल मीनिंग. Figure of speech is a word or phrase that has a meaning. Something different than its literal meaning. तो जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार का जो है, जो हमने प्रयोग किया है, तो उसका कोई मीनिंग होता है समथिंग डिफरेंट. जो लिखा गया है वो उसका मीनिंग वो ना होके कुछ अन्य मीनिंग हो सकता है. तो इसको कहा गया लिटरल. जो लिखा गया उसको देन डिफरेंट देन इट्स लिटरल मीनिंग. जो लिखा गया वो मीनिंग ना होके कोई दूसरा मीनिंग होता है, तो उसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. फिगर ऑफ स्पीच, वैसे तो बहुत सी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, परंतु हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच हैं सिर्फ उनको ही करेंगे. तो फिगर ऑफ स्पीच को ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए. सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली. सिमिली जिसको उपमा अलंकार कहते हैं. उपमा अलंकार इसको कहा जाता है. सिमिली को डिफाइन करना हो तो कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन two different objects having at least one common quality. Comparison is made between two different objects having at least one common quality.
कि उन दोनों के दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों में एक क्वालिटी कॉमन होगी, जिसके आधार पर हम उसको कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है, एज और लाइक, दो वर्ड एज लाइक सो, इन वर्डों का प्रयोग किया जाता है। एज लाइक सो, तो ये इन शब्दों का प्रयोग करके जहां पर ये शब्द आते हैं वहां पर हम उसको सिमिली कहते हैं। जैसे कि ही इज एज टॉल एज जिराफ। जिराफ, देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ही ह्यूमन बीइंग के लिए लगा, ये एनिमल बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है, कि वह जिराफ के जितना लंबा है, कोई होता नहीं, परंतु यहाँ पर हमने सिर्फ एक ये जो हमारा एज का प्रयोग किया गया है। तो दूसरा है शी इज लाइक ए फीदर। शी इज लाइक ए फीदर, कि वह एक पंख के जितनी जैसी है। पंख क्या है, किसी पक्षी का पंख, और ये ह्यूमन बीइंग है, तो वह एक पक्षी के जैसा हल्का है, हल्की है, तो जैसे पंख के जैसे हल्की है, मतलब वेट में कम है। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की एनिमल बीइंग के साथ कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर ये भी फीदर किसी एनिमल का, बर्ड का पंख हो सकता है, तो परंतु हमने एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन किया है, तो इसे इसको कंपैरिजन कहा जाता है, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच इनके बीच में एक क्वालिटी जो होगी वो, फीदर क्या होता है, हल्का होता है। तो जो शी है वो भी किसके जैसी बताई गई है, फीदर के जैसी। तो यहाँ पर तो उसको जो क्वालिटी दी गई है वो फीदर की दी गई है। जैसे यहाँ पर सिमली अलंकार है, इन दोनों के अंदर सिमली जो है वो अलंकार है। और भी लिख सकते हैं, जैसे एज कोल्ड एज आइस। एज कोल्ड एज आइस, कि बर्फ के जितना ठंडा या बर्फ के जितनी ठंडी कोई चीज़, तो उसको भी यहाँ पर भी सिमिली यूज हुआ है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एज ब्रेव एज ए लॉयन, ही इज एज ब्रेव एज ए लॉयन। तो यहाँ पर देखो एज का प्रयोग हुआ है और शेर के साथ कंपेयर किया गया कि शेर के जैसे ब्रेव है, तो जो शेर की जो क्वालिटी है ब्रेव होना, तो ये दोनों को एक ही क्वालिटी असाइन की गया। एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट है कि वह भी ब्रेव है और शेर भी ब्रेव होता है, तो इसलिए इस कॉमन क्वालिटी के आधार पर दोनों को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर सिमिली अलंकार है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है सिमिली के बाद, सिमिली और सिमिली के साथ होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, जब एक ही प्रजाति की चीज़ों को हम बताते हैं, जैसे कि शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर। अब यहाँ पर कंपैरिजन ना होके, ये देखो सी क्या है, ह्यूमन बीइंग है, हर सिस्टर क्या है, ह्यूमन बीइंग है, दोनों ह्यूमन बीइंग है, परंतु यहाँ पर देखो यहाँ ह्यूमन बीइंग था, ये एनिमल बीइंग है। ह्यूमन बीइंग बर्ड, एज कोल्ड एज आइस, कि बर्फ के जितने ठंडा। यहाँ पर एज ब्रेव एज लॉयन, तो लॉयन के साथ की गई है। एक दूसरी प्रजाति का जीव है, दूसरा दूसरी का है, तो यहाँ पर जब एक ही जाति के दोनों हों तो तब हम इसको सिमिली ना कह के तब ये क्या कहलाएगा, कंपैरिजन कहलाएगा। ये कंपैरिजन और सिमिली में डिफरेंस है कि कंपैरिजन अलग चीज़ है, सिमिली अलग चीज़ है। दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें
कि जब यहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग है। एक और कर देता हूँ ताकि तुम लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। द कैट इज एज क्लेवर एज फोक्स, कि जो कैट है वो फोक्स के जितनी क्लेवर है। तो यहाँ पर कैट भी एनिमल बीइंग है, फोक्स भी एनिमल बीइंग है, दोनों ही एक ही जाति के हैं, इसलिए यहाँ पर सिमिली ना होकर यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन है। तो ये नोट कर लें, इसको ध्यान से समझ लें कि जब एक साइड में कोई दूसरा बीइंग होगा, दूसरी में दूसरे होगा, तब हम उसको सिमिली कहेंगे। अगर दोनों एक ही प्रजाति के हैं, एक ही चीज़ उसके हैं, तो दोनों फिर ये कंपैरिजन होगा, सिमिली नहीं होगा। आगे सेकंड है फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के बाद सेकंड है मेटाफर। मेटाफर होता है रूपक, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन is made between two different objects comparison is made between two different objects without using like as या फिर कंपैरेटिव वर्ड। कंपैरेटिव वर्ड्स कि कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर भी कंपैरिजन किया जाता है, सिमिली में भी किया जाता है, यहां पर भी किया जाता है। विदाउट यूजिंग लाइक ए कंपैरेटिव, लाइक और एज कंपैरेटिव वर्ड, कंपैरेटिव वर्डों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहां पर हम कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग जैसे लाइक और एज, सो का प्रयोग ना करते, डायरेक्ट ही ए को बी की क्वालिटी असाइन कर देते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमने ए इज बी, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि अभी बनाया था हमने एक, ही इज लॉयन। अब देखो ए को सीधा बी कह दिया, इससे पहले में हमने लिखा था ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, जहाँ पर वहाँ पर हमने एक एज का, लाइक का प्रयोग किया था, एज का प्रयोग किया था, परंतु यहाँ पर डायरेक्ट एक को दूसरे की, यहाँ पर जो सिमिली है वो कंप्रेस्ड है, सिमिली को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, स्पष्ट सिमिली नहीं है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, फ्रीडम इज लाइफ, फ्रीडम इज लाइफ। तो आज़ादी को क्या कहा गया है, जीवन कहा गया है। आज़ादी को फ्रीडम इज लाइफ। तो जहाँ पर ए को बी कह दिया जाए, कंपैरिजन तो यहाँ पर भी हो रहा है, एक को दूसरे की का ना दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है लाइक और एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ पर लाइक एज होंगे वहाँ पर सिमिली होगा, जहाँ पर लाइक एज के बिना ही हम कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर जो है मेटाफर, रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड जो है वो यूज नहीं होते, सिर्फ हम एक वर्ड को ए को बी कह देते हैं। जैसे और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे आवर सोल्जर आर
लोएन, कि जो हमारे सोल्जर हैं, अवर सोल्जर आर लोएन, जो हमारे सैनिक हैं वो क्या हैं, शेर हैं। तो मतलब वो जो लड़ते हैं वो भी बहादुरी से लड़ते हैं। अब इनके अंदर जो ब्रेवरी का जो क्वालिटीज़ है वो उसको कंपैरिजन किया गया है, वो हिडन है, डायरेक्टली हमारे सामने नहीं है, परंतु वो हिडन है। जिस क्वालिटी के लिए इनको कंपैरिजन किया गया है वो हिडन है। तो यहाँ पर हम ए को बी डायरेक्ट कह देते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है मेटाफर का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा पर्सोनिफिकेशन। थर्ड पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या होता है कि जब हम किसी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को इम्पोज करते हैं, इम्पोज ह्यूमन बीइंग क्वालिटीज टू एन इनएनिमेट, टू एन इनएनिमेट, कि जब हम किसी निर्जीव चीज़ को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी असाइन कर देते हैं तो उसको निर्जीव को संजीव मान लेते हैं, तो हम उसको वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार जो है होता है। जैसे कि आपने कविताओं में देखा होगा, राइटर फूलों से बात करता है, पक्षियों से बातें करता है। तो जब किसी ऐसी वस्तु से को हम इंसान समझ के बातें कर रहे हैं जिसका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, तब हम वहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन वहाँ पर होता है, जो फिगर ऑफ स्पीच होती है पर्सोनिफिकेशन। जैसे विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली। अब विंड को, हवा को बुला रहे हैं कि धीरे धीरे आओ, कि जैसे हमने उसको कह दिया कि धीरे धीरे आओ। अब हवा हमसे बातें कब करती है, तो हमसे बातें नहीं करती, वो तेज आएगी धीरे आएगी वो उसकी अपनी मर्जी है। तो हमने, द राइटर ने लिख दिया विंड कम सॉफ्टली, सुब्रमण्यम भारती के पोएम है विंड, तो इसमें उन्होंने कहा विंड कम सॉफ्टली, कि धीरे धीरे आओ। तो वो हवा कैसे आएगी वो उसकी इच्छा है, तो परंतु यहाँ पर जो है विंड को कम सॉफ्टली, तो उसके साथ बात किएगा। जैसे द फ्लावर्स आर स्माइलिंग, फूल हंस रहे हैं। अब फूलों को खिलते हुए तो देखा है, हंसते हुए किसी ने देखा है, तो वहाँ पर सिर्फ हम राइटर जो पोएट है वो अपनी कल्पनाओं में कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। वो नदियों से बातें कर सकता है, सितारों से बातें कर सकता है, चांद से बातें कर सकता है। तब जो इनएनिमेट चीज़ें होती हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, परंतु हम राइटर अपनी तरफ से उनके साथ कम्युनिकेशन करता है, तो वह जो है पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है। हम मान लो जब भी ये दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इन दोनों में जो है आपके पास एग्जाम में यही ऐसे लिखा आ जाए तो आपको पहचानना है कि ये विंड कम सॉफ्टली, कि हवा धीरे धीरे आओ, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। तो आपने देखना है कि हवा के साथ कोई बात नहीं कर सकता, तो परंतु राइटर पोएट कर रहा है, तो वहाँ पर हमने पर्सोनिफिकेशन अलंकार है इन दोनों में। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जैसे कि द ट्री ट्रेम्बल विद फियर, पेड़ डर से कांपने लगा। द ट्री ट्रेम्बल विद फियर, तो पेड़ डर से कब कांपता है, पेड़ को किसका डर है, तो वो जहाँ पर पेड़ को
जो कांपना है वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, हंसना ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, चलना, धीरे चलना, तेज चलना ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। तो जहाँ ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ को किसी इनएनिमेट पे, निर्जीव चीज़ पे असाइन किया जाता है तो वहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है नंबर 4 हाइपरबली, HYPER, हाइपर BOLE। हाइपरबली को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति में क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक by over statement, statement is made emphatic by over statement। अतिशयोक्ति अलंकार में जो स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, कि एक जो स्टेटमेंट नॉर्मल होती है उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को कहा जाता है। जब बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई सा ए मैन एज टॉल एज ए टावर, एज ए टावर, कि मैंने एक टावर जितना लंबा व्यक्ति देखा। तो यहाँ पर बात तो कही गई है कि किसी की लंबाई की। शुरू में हमने जिराफ की बात की थी, ऐसा ही साई मैन एज टॉल एज जिराफ, परंतु जिराफ की एक पर्टिकुलर लंबाई है, ये 8-10 फीट तक हो सकती है। परंतु यहाँ पर टावर तो सैकड़ों फीट तक ऊंचा होता है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति इतना लंबा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट यूज़ की गई है, अतिशयोक्ति जहाँ पर प्रयोग की गई है कि मैंने इतना लंबा व्यक्ति देखा, कि जो टावर जितना लंबा था। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल बात ना कह के, जब बात हमें लगे कि नॉर्मल से कुछ ज़्यादा हो गया, टू मच हो गया, तो वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ देखिए एज वेल एज का हमने एक बात तो ये भी बताई थी कि जहाँ पर एज वेल होता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्टेटमेंट मान लो वहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे थे एज वेल में, उसमें सिमली के अंदर, परंतु यहाँ पर जब बात सिमली से भी आगे चली जाए, तो सिमली में तो यहाँ तक मान लो यहाँ टावर होता तो चलो चल जाता, हजम हो जाता, परंतु अब तो हजम ही नहीं हो पाएगा, इतना टावर जितना लंबा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। हाँ जिराफ के, अगर यहाँ जिराफ होता तब हम सिमली कह सकते थे कि चलो सिमिलर सा बताया है, ठीक है, परंतु टावर जो है वो तो सिमली से भी बहुत आगे निकल गया है अब बात को स्टेटमेंट जब, तो ये सिमली एक जो है हाइपरबोली हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना, इसको समझ लो। नेक्स्ट है द बैग वेटेड 8 टन, कि बैग में एक टन वजन है, कि बैग का जो वजन है 1 टन है। अब बैग का वजन कितना हो सकता है, कोई अगर उठाना चाहे तो वो यहाँ पर एक जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, तो उसको यहाँ पर हाइपरबली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ही इज डाइंग ऑफ शेम, कि वह शर्म से मर रहा है। अब देखो शर्म से कोई नहीं मरता, परंतु यहाँ पर हमें अतिशयोक्ति का अलंकार का प्रयोग कर दिया गया है कि यह ऐसा हो रहा है। तो जहाँ पर भी कोई बात बढ़ा चढ़ा के कही गई हो, लग रहा हो कि ये तो आम बात से भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दी गई है, तब हम वहाँ पर
हाइपरबली का प्रयोग होता है। स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उसको और ओवर करके बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर एज वेल एज के लिए ध्यान से देख लेना कि जब ये बात जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कही जाए तब वो सिम्पली ना रह के हाइपरबली हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल उदाहरण डाला है। द बैग वेटेड ए टन, बैग का वेट जो है 1 टन है। अब वेट 1 टन का बैग है, वो उठाएगा कौन, कैसे उठाया जाएगा। ही इज डाइंग ऑफ सेम, कि शर्म से कोई नहीं मरता, वो सिर्फ बातें कहने की होती हैं। तो इसलिए बातों को, अपने शब्दों को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है फिगर ऑफ स्पीच या अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट part of figure of speech. Please like and share this video. I will meet you shortly in the next video. Thank you.